नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम पैट के लिए जो यूपिटर प्लस सी का पैट हो रहा है उसका स्टैटिक जीके देखेंगे। तो ये आएगा कितने नंबर का? पूरे जीके में इसका सबसे बड़ा पोर्शन है 10 नंबर का। तो इसे हम टॉपिक को कवर करेंगे पूरा। सबसे पहला है इसमें टॉपिक भारत के पड़ोसी देश। तो भारत जो है वो सीमा साझा करता है 9 पड़ोसी देशों से, जिनमें 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय सीमा से साझा करते हैं। अब वैसे इन्हें याद रखने की जो ट्रिक है वो है BCPN MBA, बचपन MBA। तो इससे याद रख सकते हैं बचपन MBA। तो इससे क्या मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा सीमा जिससे लगती है वो ये क्रम है BCPN MBA, मतलब बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफ़गानिस्तान। तो इससे ये याद रख लेना। तो सबसे बड़ी जो सीमा लगती है भारत की 4000 किलोमीटर की, वो भारत की सीमा लगती है बांग्लादेश से। इसके यह सीमा जो लगती है किन राज्यों से लगती है ये भी याद रखना है। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये वाला जो एरिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और पश्चिम बंगाल। तो ये याद रखना है कि बांग्लादेश से जो सीमा लगती है वो किन राज्यों से होकर लगती है। तो बांग्लादेश तो जैसे ऐसा बांग्लादेश है तो सबसे पहला पश्चिम बंगाल वाला एरिया आ जाएगा। ऊपर क्या आता है? मेघालय वाला एरिया आ जाएगा। मेघालय के इधर त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो याद रखना है। अब बांग्लादेश के साथ हमारी जलीय सीमा भी है, स्थलीय सीमा भी है। जल का मतलब बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। इसके बाद है बी के बाद क्या था? BC। तो BCPN था ये। तो सी मतलब चाइना। तो चाइना के साथ 3400 किलोमीटर की जो सीमा लगी है वो जम्मू कश्मीर, मतलब जो अब लद्दाख वाला एरिया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का क्या कर दिया है? विभाजन। तो ये वाला एरिया अब क्या कहलाता है? लद्दाख। तो ये वाला एरिया जो लद्दाख का है प्लस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य जो है वो सीमा लगाते हैं चाइना से। तो ये याद रखना। इसके बाद आ जाता है तीसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान से 3300 किलोमीटर की सीमा लगती है। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होगा, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये टोटल भी राज्य पूछे जा सकते हैं कितने टोटल लगे। तो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख लगता है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात वाला एरिया है। पाकिस्तान के साथ भी हमारी जली स्थली दोनों सीमा लगी हुई हैं। इसके बाद है नेपाल। तो BCPN नेपाल आ गया। नेपाल से 1700 किलोमीटर की लगभग सीमा लगी है, जो कि मेन कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। और जब लास्ट में जाते हैं तो कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। तो नेपाल देख लिया। इसके बाद आते हैं म्यांमार में। म्यांमार का क्या है? अरुणाचल प्रदेश जो म्यांमार से सीमा लगी है वो 1600 किलोमीटर की लगी है। तो जो म्यांमार और नेपाल है ये इनकी सीमा लगभग सेम सी है, तो इन्हें याद रखना है। तो म्यांमार की सीमा है जो 1600 किलोमीटर की, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। जब हम म्यांमार देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वाला ये एरिया है, ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश है। जब हम भारत का मैप बनाएंगे तो भारत के मैप में जो ये वाला एरिया है इसे अगर हम जूम करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें ऊपर वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश कहलाता है, फिर नागालैंड आएगा, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। तो यही सीमा लगाते हैं म्यांमार के साथ। इसके बाद बात करें भूटान की। तो भूटान तो है, तो पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जो राज्य हैं वो सीमा लगाते हैं। तो पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसके बाद जो सबसे छोटी सीमा है भारत की वो अफ़गानिस्तान के साथ लगी है। तो अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के आसपास की जो सीमा है वो सबसे छोटी है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में के माध्यम से लगती है। मतलब क्या है? ये वाला एरिया जो है थोड़ा पाकिस्तान के अभी अधिकार में, जैसे हम POK कहते हैं, भारत का ही, पर अभी किसके नियंत्रण में है? पाकिस्तान के। तो ये वाला जो एरिया है उसको POK के माध्यम से ये लद्दाख से लगती है सीमा अफ़गानिस्तान की। इसके बाद है भारत के जलीय पड़ोसी देश। तो जलीय पड़ोसी देश कौन से हैं? सबसे पहला है श्रीलंका। श्रीलंका इस साइड है। तो भारत का एक देश कौन सा है? श्रीलंका। दूसरा है मालदीव। तो ये दो जो देश हैं इनसे सीमा लगती है हमारी जलीय पड़ोसी। तो पाक जो जल संधि है और मन्नार की खाड़ी, जो ये वाला एरिया है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। मालदीव है। मालदीव भारत के लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में इस साइड
साइड क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के ठीक नीचे मिनिकॉय और उसके नीचे जाएंगे तो मालदीव वाला पड़ेगा। तो ये अपने सारे देश देख लिए जो भारत से सीमा लगाते हैं। अब पड़ोसी देशों का विवरण देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे आता है कॉमन पैट के एग्ज़ाम में सबसे कि राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, ये वाली चीज़ें। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है, इस्लामाबाद है। तो पाकिस्तान में इस्लाम चलता है तो इस्लामाबाद हो जाएगा। पाकिस्तानी रुपए, भारत में जैसे रुपए वहाँ पे, यहाँ पे पाकिस्तान का रुपए। सीमा हमने देख ही ली इनकी लगती है। इसके बाद अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है, काबुल है। यहाँ पे जो मुद्रा है वो अफ़गानी चलती है। और सीमा कौन सी लगी हुई है, लद्दाख के साइड। चाइना, चाइना की राजधानी जानते ही हैं, बीजिंग। चाइना की जो मुद्रा है उसे युआन भी कहते हैं और रेमनबी भी कहते हैं। तो दोनों याद रखने, रेमनबी या युआन दोनों आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा बना होगा युआन वाला। तो इसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से जो हमने पहला देखा। तो रेन मिंगवी। अब ऐसे याद कर सकते हैं कि हिमालय से जब मानसून टकराता है तो रेन होती है इस साइड, भारत की साइड। वैसा ही कुछ नाम इधर है रेन टाइप का, ऐसे चाइना में। तो इधर उसके बाद है नेपाल। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। काठ मतलब लकड़ी का, ऐसे याद कर सकते हो। नेपाल में वही हिमालय वाला क्षेत्र है, वन क्षेत्र है तो लकड़ी। तो नेपाल वाले एरिया की राजधानी है काठमांडू। इसका मुद्रा है नेपाली रुपए। सीमा देखती लेते हैं जब हम बात करते हैं भारत की, तो नेपाल के साथ जो सीमा लगी है, जब हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का ये वाला एरिया जो ऊपर का एरिया है यही है नेपाल। तो इधर की साइड है उत्तराखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। इस साइड क्या है, बिहार। और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की थोड़ी सीमा लगती है और सिक्किम की सीमा लगती है, तो याद रखना है। इसके बाद भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। तो भूटान की राजधानी याद रखनी है अलग से, थिम्पू। इनकी मुद्रा का नाम बिल्कुल अलग सा है, निगुल्ट्रम। तो भूटान की राजधानी और मुद्रा दोनों को याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा अलग सा होगा, निगुल्ट्रम। उसके बाद का बात करें बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका। तो एक जैसा है, ये याद हो जाएगा। म्यांमार में नेपिदाव। म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिदाव। और जो मुद्रा है वो क्या है, क्यात। तो ये याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इनसे सीमा लगाते हैं। अब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, भूटान वाला और म्यांमार वाला, क्योंकि इनके नाम जो है थोड़े अलग से लगेंगे। तो म्यांमार की नेपिदाव और क्यात है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो म्यांमार वाले हैं, म्यांमार वाला एरिया है वहाँ पे क्या, इस वाले एरिया में क्या से याद कर लो, क्या से क्यात हो जाएगा। तो म्यांमार में कौन सी मुद्रा है, क्या, क्यात। उसके बाद भूटान में देखा निगुल्ट्रम वाला है। इसके बाद है बात करें श्रीलंका में। तो श्रीलंका के साथ भारत की जली सीमा लगती है। यहाँ पे दो राजधानी है, जो विधायी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। उसके बाद है जो कोलंबो है वो कार्यकारी। विधायी का मतलब है जैसे यहाँ संसद बैठेगी, तो संसद बैठेगी तो वो जयवर्धनेपुरम। और जो कोलंबो है वो कार्यकारी मतलब प्रशासनिक राजधानी है, सरकार चलती है। तो ये याद रखना है। तो कोलंबो कार्यकारी आ जाएगा। तो सी से ऐसे कोलंबो, सी से कार्यकारी, ऐसे याद कर सकते हैं। श्रीलंका ही रुपए। मालदीव के साथ जो सीमा लगती है, मालदीव के देखा हमने, वो भी जली सीमा है। मालदीव की राजधानी माले है और रूफिया इनका जो मुद्रा है, मालदीवियन रूफिया। तो ये याद है। इसके बाद बात करें राजधानी और मुद्रा कुछ देशों की पूरे दुनिया भर से। तो भारत में मतलब जो पैट में आएगा वो भारत के आसपास की कंट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है। उसके बाद कुछ मेन देश आएंगे उनसे ही आएगा। तो सबसे पहला है जो एशिया में मेन देश, वो है भारत का सहयोगी जापान। तो जापान की राजधानी हम जानते हैं वो क्या है, टोक्यो। तो जापान की राजधानी टोक्यो और इनकी मुद्रा क्या है, येन। तो मुद्रा क्या है, येन। इसके बाद है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। उसके बाद है इनकी जो मुद्रा है वो है बेहत। तो बेहत, बैंक में रुपए बहता है तो बेहत याद कर लेना है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और इनकी मुद्रा जो है वो है वॉन। तो वॉन। अब दक्षिण कोरिया और मतलब नॉर्थ कोरिया एक तो किम जोंग उन वाला, और उसके बाद एक है दक्षिण कोरिया, तो साउथ कोरिया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, साउथ कोरिया की। तो ये वॉन जीत गए हैं ना, तो ये क्या है, जीते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं वॉन है। और इनकी जो राजधानी है वो जानते ही हैं, वो क्या है, सियोल। तो ऐसे सी से याद कर लेना। उसके बाद है यूरोप में बात करें, जो मेन देश है यूरोप का जो, और रसिया, जो यूरोप और एशिया दोनों में देश है वो है रसिया। तो रसिया की राजधानी क्या है, मॉस्को। और इनकी जो मुद्रा है वो है रूबल। तो याद रखना है, रूबल जो मुद्रा है वो कहाँ की है, रूस की है। रूस से याद रख लेना, एक जैसे ही नाम है।
इसके बाद यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी जानते ही हैं क्या है, लंदन। इसके बाद है यहाँ की मुद्रा है वो पाउंड है, वैसे कहते हैं पाउंड स्टर्लिंग या जिसे पाउंड भी कहते हैं केवल, तो पाउंड स्टर्लिंग, तो पाउंड मुद्रा याद रखना है कहाँ की, इंग्लैंड का। इसके बाद फ्रांस, फ्रांस जर्मनी और ज़्यादातर यूरोपीय देश चूँकि EU के सदस्य हैं तो यहाँ पे यूरो चलता है, एक जैसी मुद्रा है ज़्यादातर देशों में, तो यूरो चलता है कॉमन मुद्रा। तो फ्रांस की राजधानी जानते हैं जो क्या है, पेरिस, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और जर्मनी की राजधानी इंपॉर्टेंट रहती है बर्लिन, तो ये याद करना है। तो इनमें जो सबसे मेन रहेगा वो रहेगा थाईलैंड वाला और दक्षिण कोरिया का, जिसमें भूल सकते हैं, और पाउंड जो मुद्रा रहेगी, और रूबल मुद्रा किसकी है, तो ये पूछा जा सकता है। अब बात करें अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो जो अमेरिका है इसकी राजधानी क्या है, वॉशिंगटन DC है, कंफ्यूज हो सकते हैं न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क नहीं है, न्यूयॉर्क नहीं है, क्या है, वॉशिंगटन DC है, जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे उनके, तो उन्हीं के नाम पे। इसके बाद है यहाँ की मुद्रा, तो हम जानते हैं पूरी दुनिया में चलती है अमेरिका की, डॉलर। फिर अमेरिका के ऊपर क्या है, कनाडा देश, कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। यहाँ की जो मुद्रा है वो कनाडाई डॉलर है। अब बात करें ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में जो देश है वो क्या है, ब्राज़ील, तो ब्राज़ील की जो राजधानी है वो आसान है, ब्राज़ीलिया ही है। और यहाँ की मुद्रा फेक नहीं है, कैसी है, रियल है, तो रियल टाइप का। इसके बाद बात करें और अन्य देश में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जो कहाँ पे, पूर्वी एरिया में है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे। इसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है यहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो कार्यकारी राजधानी है वो है प्रिटोरिया, मतलब जहाँ सरकार कार्य करती है। इसके बाद जो यहाँ की मुद्रा है वो रैंड है। अब देखें सऊदी अरब, सऊदी अरब की जो राजधानी है वो क्या है, रियाद, तो सऊदी अरब में रियाद और मुद्रा है रियाल, तो रियाद और रियाल, तो ये सऊदी अरब का हुआ। फिर बात करें UAE की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं, 50 लाख से ऊपर हैं UAE में भारतीय ज़्यादातर जो जाते हैं। UAE की जो राजधानी है वो है आबू धाबी, तो यहाँ पे ऐसे याद रख लें, यहाँ पे धावा बोल दिया है भारतीयों ने, आबू धाबी में धावा बोल दिया है। और यहाँ पे मुद्रा क्या है, दिरहम है, तो यहाँ पे दिन रात लगे रहते हैं हम लोग, तो ऐसे याद कर लें, दिन रात मतलब मेहनत कर रहे हैं भारत के लोग, तो दिन रात हम लोग लगे रहते हैं जॉब में, तो UAE हो गया। इसके बाद है इज़राइल, इज़राइल की जो राजधानी है वो क्या है, यरूशलेम है, या जिसे जेरूसलम भी कहते हैं। और यहाँ की मुद्रा जो है वो न्यू शेकेल है। अब इज़राइल का क्यों आ सकता है, इज़राइल और जो फ़िलिस्तीन वाला विवाद चल रहा है, तो इज़राइल की मुद्रा या राजधानी पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मैपिंग भी आ सकती है, इज़राइल के आसपास की जो कंट्री हैं पूरा पश्चिम उत्तर में, उनके नाम और मुद्रा और राजधानी याद रखना है, तो यरूशलेम है और न्यू शेकेल है। इसके बाद ईरान, ईरान की राजधानी है तेहरान और जो मुद्रा है वो क्या है, रियाल, ब्राज़ील की रियाल टाइप का था, इनका भी सेम सा ही है, तो ये है ईरान का। इसके बाद बात करें केंद्र, भारत के 28 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, उन सब की राजधानी वगैरह जो याद। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर चांस होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट की राजधानी पूछता है, बाकी देश की राजधानी तो सबको पता ही होती है, पर जो मेन जो फोकस होता है वो नॉर्थ ईस्ट में कुछ भूल जाते हैं, तो उनका मेन हम देखेंगे। अब जैसे ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पहले एक हुआ करता था, अब चूँकि अलग हो गए हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई है, अमरावती। अब ये चीज़ याद रखनी है, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी मतलब स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1956 वाले एरिया में, तो मतलब स्थापना दिवस है, वैसे तो 1953 से आंदोलन चल ही रहे थे, तो ये याद रखना। चंद्रबाबू नायडू अभी मुख्यमंत्री हैं, तो ये याद रखना है चंद्रबाबू नायडू। अब जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं वो वही याद करने हैं जो पिछले 1 साल में ज़्यादातर चर्चा में रहे होंगे, तो चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर है राजधानी। अब ऐसे याद करो, अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है इस साइड, तो अरुणाचल प्रदेश का एरिया चाइना से लगा हुआ है, इधर बॉर्डर किससे है, चाइना से, तो यहाँ पे ईंटों का हमने बॉर्डर बना दिया है, तो राजधानी क्या है, ईटानगर। तो ये यहाँ पे पेमा खांडू हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। इसके बाद है बात करें असम, असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। असम में कितना है, असम में दिसपुर है, तो सम करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो जो अगर असम का सम करोगे तो 10, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब जो अरुणाचल प्रदेश देखा था उसको जो स्थापना वर्ष थी 1987 थी, कब, 1987, इसी के आसपास गोवा भी बनेगा। असम का जो स्थापना वर्ष है वो देश आज़ादी के समय ही था, तो 26 जनवरी 1950 से ही था। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा है, तो ये याद रखना है। इसके बाद बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री तो जानते ही, अभी चुनाव भी चल रहे हैं, नीतीश कुमार हैं। बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, ये तो कॉमन सबको याद ही रहती हैं।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। विष्णुदेव साय हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ बना कब था, ये इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर सन 2000 को। अब छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, चूँकि ये 1, 9 और 15 नवंबर को बने थे, तो इस वजह से ये तीनों याद रखने हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अगर सोचो 36 लोग होंगे कहीं पे, सब अपनी अपनी राय दे रहे होंगे। गोवा की राजधानी है पणजी। तो पढ़ माने ऐसे याद कर लो, मुद्रा है कुछ है, तो गोवा में कौन जाएगा, जिसके पास मुद्रा होगी, तो पणजी। यहाँ पे क्या है 87 में, जैसा कि हमने देखा था कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश और गोवा दोनों एक साथ बनी थी। मतलब महीने का अंतर है, पर इतना नहीं याद रखना, ईयर देखना, 87। तो ये है। यहाँ पे प्रमोद सावंत है। उसके बाद बात करें गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधी जी थे तो गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री। गुजरात कब बना था, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात महाराष्ट्र वाला 1960 में। अब अगला देखें हरियाणा। हरियाणा चूँकि पंजाब से अलग हुआ था 66 में, तो इनकी डेट याद रखनी है, आएगी क्रम से लगाने के लिए। तो हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़, और जो क्रम मतलब जो स्थापना वर्ष है वो कब है, 1966 है। तो ऐसी बात कर लो, 6 और 6 मतलब आधा आधा टाइप का बांट दिया गया पंजाब और हरियाणा में। तो ये यहाँ पे नायब सैनी है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी, शीत में धर्मशाला और ग्रीष्म में शिमला है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना अब पूछा जाएगा पंजाब के बाद हुई, पंजाब के पहले हुई, तो कब हुई, पंजाब के बाद होगी, 1971 में। सुक्खू हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। इसके बाद झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। तो झारखंड में याद रखना है रांची यहाँ की राजधानी है। झारखंड की सीमा, झारखंड किससे अलग होके बना था, तो ये देखना है। तो झारखंड किससे अलग हुआ था, बिहार से। बिहार से कब बना था, 15 नवंबर सन 2000 को। हेमंत सोरेन है यहाँ के मुख्यमंत्री। इसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी जानते हैं बेंगलुरु है। उसके बाद है सिद्धारमैया। इसके बाद केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और पिनराई विजयन है। ये भी 1956 में ही बना था। महाराष्ट्र की जानते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये आसान है। अब बात करें मणिपुर की। मणिपुर की इम्फाल राजधानी है। तो जैसे मान लो मणि कहते हैं, मणि जो होती है वो फेल नहीं होगी, तो इम्फाल। कब बना था, 1972 में बना था। मेघालय की बात करें तो मेघालय और दोनों एक साथ बने थे, मेघालय और मणिपुर में। तो मेघालय और मणिपुर। अब मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। तो ऐसे याद कर लो, शिला है किसकी, मेघ की, मतलब बारिश, मतलब बर्फ़ की, तो ऐसे याद कर सकते। मिज़ोरम की राजधानी क्या है, आइजॉल। मिज़ोरम की राजधानी क्या है, आइजॉल। ये कब बना था, ये इंपॉर्टेंट है, जब गोवा और अरुणाचल प्रदेश बन रहे थे उसी टाइम 87 में। अब इनमें कंफ्यूज हो सकता है, मणिपुर, मेघालय और मिज़ोरम ये सब एम से ही हैं, पर जो स्थापना वर्ष है वो मिज़ोरम का सबसे लास्ट में, मतलब इन तीनों में। तो ये तो साथ साथ है, तो मिज़ोरम वाला लास्ट में, ये याद रखना है। मणिपुर और मेघालय पहले बन जाएंगे 1972 में, मणिपुर और मेघालय। इसके बाद बात करें भारत के और राज्य, जैसे नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ पे रियो है, नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री। उड़ीसा भुवनेश्वर, जो इम्पोर्टेंट है। पंजाब चंडीगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ की भी राजधानी है, कॉमन, वो छत्तीसगढ़ नहीं मतलब चंडीगढ़ का भी, चंडीगढ़ है जो वो ये। इसके बाद बात करें राजस्थान। राजस्थान की जानते हैं सिक्किम, गंगटोक जो राजधानी है। अब ऐसा नहीं है सिक्किम से गंगा नहीं निकली, पर यहाँ की राजधानी क्या है, गंगटोक। तो ऐसा याद रखना है। ये कब बना था सिक्किम, 1975 में। इसके बाद बात करें तमिलनाडु की राजधानी जानते हैं चेन्नई है। तेलंगाना की राजधानी क्या हो गई, हैदराबाद है, क्योंकि अब जो आंध्र प्रदेश है वो अलग हो गया, उसकी राजधानी हो गई अमरावती। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा कब बना था, 1972 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1972 में त्रिपुरा बना। उत्तर प्रदेश का जानते हैं, उत्तराखंड का भी है। और उसके बाद उत्तराखंड में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण बनी थी। ये तो कुछ समय पहले ही ये हुआ था, मतलब ये कुछ साल पहले ही। तो देहरादून शीतकालीन है और गैरसैंण करके जो राजधानी है वो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन है। पुष्कर धामी यहाँ के मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल कोलकाता, ये जानते हैं। इसके बाद बात करें अंडमान निकोबार का, तो पोर्ट ब्लेयर है यहाँ की राजधानी। अब अंडमान निकोबार खुद में एक पोर्ट ही है, बंदरगाह टाइप का, तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। चंडीगढ़, चंडीगढ़ ही है। इसके बाद दादर नगर हवेली और जो दमन द्वीप है, पहले अलग अलग हुआ करते थे दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, अब एक हो गए हैं। और एक करने के बाद कब हुआ है, सन 2020 में हुआ है, तो लेटेस्ट ही है ये। इनकी एक कॉमन राजधानी बनाती है अब दमन। अब दिल्ली का जानते ही हैं,
जम्मू कश्मीर में शीत में ग्रीस में आता है श्रीनगर, और जम्मू शीत में। और ये 2019 में, क्योंकि वो लद्दाख का अलग हुआ था। तो लद्दाख की राजधानी लेह है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। तो इम्पोर्टेंट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पे, जब अभी हमने देखा था ये वाली लोकेशन रहेगी। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। कब बना था, 1956 में। पौंडुचेरी कई राज्यों में फैला है। तो पौंडुचेरी जैसे माहे, यनम, कराईकल, तो ये 3 राज्यों में फैला, मतलब इधर फैला है साउथ वाले एरिया में, केरल, तमिलनाडु में। उसके बाद है पौंडुचेरी की राजधानी पौंडुचेरी रहेगी। अब भारतीय संसद और इनसे जुड़े कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि संसद है वो किनसे मिलकर बनी होती। तो स्टैटिक में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल ज़्यादातर चांस होते हैं वो आते हैं और जो कॉमन होते हैं। तो भारतीय संसद जैसे पूछा जाए किससे मिलकर बनी, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है संसद। आसान है पर कंफ्यूजिंग हो सकता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा इसे निम्न सदन भी कहते हैं, क्योंकि उच्च सदन क्या है, राज्यसभा। इसे लोक मतलब लोगों का सदन भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है 21 से, जिन्होंने कम पढ़ा है, क्योंकि 21 होती है अपने यहाँ प्रधान वाली जो होती है, और 25 वर्ष क्या है लोकसभा की बनने की। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552, जो कि इम्पोर्टेंट है, अधिकतम है। अभी वैसे है कितनी, 545 है, पर वो हो कितनी सकती है, 552 तक। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, जीबी मावलंकर थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, प्रथम अध्यक्ष कौन है, जीबी मावलंकर है, अभी ओम बिरला। इसके बाद है राज्यसभा की बात करें। राज्यसभा को उच्च सदन या राज्यों का सदन भी कहा जाता है, राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ये एक स्थायी सदन है, जैसे हमने लोकसभा में पढ़ा वो कितने का था, 5 वर्ष के लिए। ये एक स्थायी सदन है, यहाँ सदन भंग नहीं होता है, सदस्यों की जो सदस्यता होती है वो खत्म होती है, तो कभी भंग नहीं होता है। कार्यकाल जो होता है सदस्यों का वो होता है 6 वर्ष, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तब फिर नहीं आएंगे। योग्यता क्या है, जैसे लोकसभा में कितना था, 25, यहाँ पे कितना हो जाए, क्योंकि सीनियर का सदन होता है तो 30 वर्ष मान लेंगे इसे। राज्यसभा की अधिकतम कितना होगा, 250 है, वहाँ कितना 552 है। और अभी कितने हैं सदस्य वैसे संसद में, लोकसभा में 545, वैसे ही है राज्यसभा में 245 सदस्य पर टोटल हो कितने सकते हैं, 250। तो ये वाली चीज़ याद रखनी। अधिकतम जब पूछेगा तो ये लगाना है। सभापति की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये याद रखना होता है सभापति की। जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष वो लोकसभा से ही चुना जाता है, पर जो सभापति होगा राज्यसभा का, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं, वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और राज्यपाल कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके बाद बात करें कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो दिवस आते हैं, दिवस का क्वेश्चन हमेशा ही आता है हर एक एग्ज़ाम में। तो जैसे कुछ इम्पोर्टेंट वाले दिवस जैसे 9 जनवरी है, गांधी जी जब भारत आए थे तो क्या बना था, गांधी जी आए तो 9 तब से बनता है 9 जनवरी 1915 में आए थे गांधी जी, पर 9 जनवरी को अब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो पहला इम्पोर्टेंट हुआ प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को क्या, युवा। अब युवा जाएंगे थल सेना में, सेना में जाएंगे युवा, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। 24 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय है ये बालिका दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 25 जनवरी को हम मानते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को जानते हैं गणतंत्र दिवस। 4 फरवरी को कैंसर है, और 2 फरवरी को वैसे वेटलैंड दिवस भी होता है, 2 फरवरी को एक तो आर्द्रभूमि वाला। 28 फरवरी को होता है विज्ञान दिवस। 21 फरवरी को एक भाषा वाला है, तो याद रखने हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय। इसके बाद है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। 24 जनवरी को बालिका। 25 को तो मतदाता दिवस होता है जो इम्पोर्टेंट रहता है हमेशा ही, तो ये याद रखने। इसके बाद 28 फरवरी को विज्ञान दिवस है। अब बात करें मार्च अप्रैल के में, तो 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यहाँ पे क्या था, बालिका, वो भी राष्ट्रीय था। इसके बाद यहाँ आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो कब है, 8 मार्च को है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा 8 मार्च को। उसके बाद है जल दिवस। जल दिवस होता है 22 मार्च को है क्या, जल दिवस। तो जल की 2 बूंदें इम्पोर्टेंट होती हैं,
एक एक दो दो बूंद इंपॉर्टेंट होती तो ऐसे याद रखेंगे। 22 मार्च को है, तो 22 मार्च को राष्ट्रीय जल दिवस आ जाएगा। कौन सा महीना है? तीसरा महीना है, तो 2 बूंद है और तीसरा महीना, तो ये याद रखना है। इसके बाद अब 24 मार्च को होता है राष्ट्रीय टीबी क्षय दिवस, तो 24 मार्च को होता है क्षय दिवस, तो जल और जल के बाद टीबी। इसके बाद 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो 7 अप्रैल इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य दिवस होता है 7 को। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। अब जैसे देखो जल दिवस 22 मार्च को था, तो पहले जल आएगा, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे मतलब पूरे ब्रह्मांड में सबसे मेन चीज़ क्या खोजते हैं हम? जल खोजते हैं। तो पहले जल मिला। जल कहाँ पे मिला? मान लो ऐसे पृथ्वी पे, तो पहले जल दिवस आएगा, अगले महीने पृथ्वी दिवस आएगा। तो पृथ्वी भी एक मतलब 2 नहीं है, केवल 1 है, तो ऐसे कुछ याद कर लेना है कि 22 को है, मतलब 2 हैं, 2 नहीं 1, तो 2 कुछ याद आ जाएगा। तो 22 मार्च को क्या है? जल, और 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस। उसके बाद 24 अप्रैल को होता है पंचायती राज दिवस, क्योंकि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन आया था वो इस टाइम आया था। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस है। 8 मई को क्या है? रेड क्रॉस, विश्व रेड क्रॉस दिवस है। 22 मई, या फिर 22 आ गया तो तीसरी बार 22 डेट आएगा। तो ये तीनों लगभग एक से कॉमन से भी। अब ये है जैव विविधता, तो अगर पृथ्वी मिल जाएगा, जल हो जाएगा, तो क्या बढ़ जाएगा? जैव विविधता। अब ये कौन से महीने में? अप्रैल, तो मार्च, अप्रैल और मई। अब क्या आएगा? जैव विविधता। तो जहाँ दो जानवर होंगे वहीं तो जैव विविधता मानी जाएगी, तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद 31 मई तम्बाकू निषेध दिवस है। 5 जून को जानते हैं सभी लोग पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष सबसे मेन दिवस होता है। जुलाई में 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस होता है, तो 1 जुलाई को क्या है? चिकित्सक दिवस। तो गर्मी पड़ती है तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जुलाई में, तो चिकित्सक दिवस है। 11 जुलाई को जनसंख्या, तो जनसंख्या में एक एक व्यक्ति की गिनती होती है, तो 1 + 1, तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस है। 26 जुलाई को क्या है? कारगिल दिवस। 15 अगस्त को हम जानते हैं। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस था, इसे अब क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो कब? 29 अगस्त को, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर में देखते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर को। 8 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर, अब शिक्षक आ जाएगा तो 2-3 दिन बाद साक्षरता बढ़ जाएगी, तो शिक्षक के बाद साक्षरता दिवस है। 14 सितंबर को है हिंदी दिवस, तो ये इम्पोर्टेंट आ जाएगा। अब शिक्षक होगा, शिक्षक हिंदी में पढ़ाएगा, तो शिक्षक क्या है? हिंदी दिवस, ऐसे याद कर लेना है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 16 सितंबर को होता है ओजोन दिवस, जो कि हर बार मतलब प्रत्येक वर्ष ऑप्शन में ये तो आता ही है एक ऑप्शन में 16 सितंबर, जो कि ओजोन दिवस जाना जाता है। उसके बाद है 27 सितंबर को है विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को क्या है? विश्व पर्यटन दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, तो ओजोन वाला इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, अहिंसक दिवस भी मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। और राष्ट्रीय नहीं है, कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस चूँकि बना था 1945 में, तो 24 अक्टूबर को क्या मनाया था? संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करें नवंबर दिसंबर में, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या था? शिक्षक, और 14 नवंबर को बाल दिवस है। 26 नवंबर को चूँकि संविधान लागू हुआ तो राष्ट्रीय विधि दिवस है, जिसे ही संविधान दिवस भी कहते हैं। 1 दिसंबर को क्या होता है? विश्व एड्स दिवस। 4 दिसंबर को क्या है? भारतीय नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। इसके बाद बात करें 10 दिसंबर को क्या है? मानवाधिकार दिवस। तो मानव का अधिकार कब? 10 दिसंबर में। 23 दिसंबर किसान दिवस। किसान की याद सबसे लास्ट में आती है, दिसंबर जब ख़त्म होने वाला लास्ट में, तो ये। और 25 को क्या है? सुशासन दिवस आएगा, तो किसान 23 को और सुशासन 25 को है। इसके बाद है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं और उनके मुख्यालय और स्थापना वर्ष, ये भी क्वेश्चन एक कॉमन आता ही आता है। जैसे सबसे पहला देखें यूनाइटेड नेशंस, कहाँ है मुख्यालय इसका? न्यूयॉर्क में है, इंपॉर्टेंट है, वॉशिंगटन डीसी में नहीं है, ये न्यूयॉर्क में है, जो कि राजधानी नहीं है अमेरिका की, तो न्यूयॉर्क में है और यूएसए में है। 1945 में स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। तो
तो पहला क्वेश्चन। दूसरा है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र का बाल कोष है, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1946 में हुई थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है, यूएन है। तो ये भी, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक, अब देखो बैंक और मुद्रा दोनों कहाँ रखे जाएंगे? राजधानी में। तो बैंक और मुद्रा कहाँ होंगे? राजधानी में। तो याद रखना है कि वॉशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक और आईएमएफ। आईएमएफ जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व बैंक ये कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। इनकी स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की 1944 और मुद्रा बैंक की 1945 में है। इसके बाद बात करें WHO, स्वास्थ्य संगठन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब स्थिति दुनिया भर में खराब हुई स्वास्थ्य की, तो क्या आया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये कब बना था? 1948 में बना था। तो इम्पोर्टेंट है, 48 में बना था। अब अगर हम स्वास्थ्य देखें तो ये जान बचाने से संबंधित है, तो इसकी राजधानी क्या है? जेनेवा। तो ऐसे याद करना। और ये कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड कहाँ है? यूरोप में। इसके बाद WTO। अब व्यापार, ये भी यहीं पे है। तो व्यापार नहीं होगा तो इंसान की जान कैसे बचेगी? तो व्यापार, स्वास्थ्य और श्रम, श्रम में भी इंसान। तो ये तीनों की स्थापना मतलब कब, मतलब स्थापना का मतलब है मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। स्थापना देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापना हुई थी ILO की, जो कि इन सब संगठन में सबसे पुराना संगठन कहलाएगा ये। तो ILO सबसे पहले बना था कब? 1919 में। क्यों बना था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो श्रमिक संगठन थे उनको मजबूत करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। व्यापार संगठन 1900 जो व्यापार WTO बना था, पहले गेट चलता था, GATT गेट। इसको ख़त्म करके 1995 में क्या चलाया दिया? WTO बना दिया था। तो ये यूनेस्को, अब हुआ क्या था? 1944 तक और 1945 तक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर के जितने स्मारक थे, जितने प्राचीन जगह थी, उन सब को यूरोप में क्या हुआ? हानि पहुंची थी बम वगैरह से, बंदूकों से, तो ये सब हमलों से। तो इन सब को संरक्षण करने का प्रयास किया गया था। अब पेरिस, फ्रांस में सबसे ज़्यादा ऐसे स्मारक थे जो 1000-2000 साल पुराने थे। तो यूनेस्को की स्थापना हुई 1945 में, एकदम से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा तभी। कहाँ पे? फ्रांस, पेरिस में। इसके बाद है सार्क। सार्क इम्पोर्टेंट है। सार्क का राजधानी क्या है? काठमांडू, नेपाल में। अब पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब चूंकि भारत इसे प्रायोरिटी नहीं देता है, क्योंकि इसमें क्या है? पाकिस्तान वाला, तो इस वजह से अभी ये थोड़ा कम चलता है। 1985 में हुआ था। आसियान इम्पोर्टेंट है। आसियान जो है इंडोनेशिया, जकार्ता में है। इसमें 10 देश हैं और एक 11वां शामिल हो रहा है, तो 11 हो जाएंगे अभी। तो आसियान में कहाँ पे है इसका मुख्यालय? जो जकार्ता, इंडोनेशिया में, 1967 में है। अब इसमें जो 10 और जो 11वां देश बन रहे हैं वो कौन से हैं? जैसे इंडोनेशिया, उसी के आसपास वाली कंट्री, फिलीपींस, मलेशिया, ये सब। अब है नाटो। नाटो जो है ये क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पढ़ते हैं, और इधर अफ्रीका और ये यूरोप, तो ये वाला हिस्सा जो कहलाता है ये नॉर्थ अटलांटिक कहलाता है। तो यहाँ के जो देश हैं, मतलब पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका, इन देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था नाटो। यही वही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 1945 के बाद से। शीत युद्ध विश्व में छिड़ा था रसिया के बीच में और अमेरिका के बीच में, जो कि पहले USSR हुआ करता था, रसिया। तो नाटो बना था। तो नाटो 1949 में बना था। इसकी राजधानी क्या है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। अब ये कहाँ है? यूरोप में है देश एक, बेल्जियम। इसके बाद है ICJ, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दी हेग, नीदरलैंड में है। ये कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंपॉर्टेंट है ये। यूनाइटेड नेशंस वाला नहीं है। तो द हेग, नीदरलैंड में 1945 में ये बना था। इसके बाद है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये लंदन में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये बना था 1961 में। तो ये हुआ। इसके बाद अब कुछ पर्यटन स्थल देखें जो भारत के पूछे जाते हैं, जैसे कि अब उत्तर भारत में आगरा है, आगरा उत्तर प्रदेश में। यहाँ ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ये सभी क्यों फेमस हैं? पूछे जाते हैं, यूनेस्को की धरोहर में शामिल हैं। वैसे ही दिल्ली में पूछा जाएगा तो जैसे कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, ये भी क्या है? सभी यूनेस्को में शामिल है, इंडिया गेट वगैरह। इसके बाद बात करें पश्चिम भारत में कौन कौन सा? महाराष्ट्र में सबसे इम्पोर्टेंट है अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो यूनेस्को में ये भी शामिल हैं। ये किस लिए जानी जाती हैं? बुद्ध के लिए, जैन और शैव धर्म के लिए, मतलब शैव से संबंधित है। कौन सी? अजंता
एलोरा वाली। और अजंता किससे संबंधित है? ये बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध की जो पेंटिंग वगैरह हैं तो ये है। उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया जो महाराष्ट्र में, एलिफेंटा की गुफाएं, तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये सब गुफाएं हैं। इसके बाद राजस्थान की बात करें तो जयपुर गुलाबी नगरी है। उदयपुर क्या है? झीलों का शहर है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी करंट में भी चल रहा है उदयपुर। उसके बाद है जैसलमेर का किला। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को में शामिल है, ये भी कहाँ है? राजस्थान में, केवलादेव घाना जो कहते हैं जिसे। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु के एक मंदिर हैं, मतलब स्मारक हैं, महाबलीपुरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में, यहाँ पे दिक्कत हो, मतलब कंफ्यूज हो सकता है केरला से, तो केरल में कि तमिलनाडु में, तो महाबलीपुरम कहाँ पे? तमिलनाडु में। चोल मंदिर यहाँ पे हैं ये, तो चेर साम्राज्य केरल वाले एरिया में था, चोल साम्राज्य तमिलनाडु वाले एरिया में था, तो इसी तमिलनाडु की तरफ चोल, यूनेस्को के चोल के मंदिर हैं। उसके बाद है मीनाक्षी मंदिर, मदुरै वाला एरिया, यही एरिया रहेगा। पूर्वी भारत की बात करें तो उड़ीसा में क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और जगन्नाथ मंदिर जो पुरी उड़ीसा में है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ये। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर हैं। इसके बाद है सांची का बौद्ध स्तूप है, और भीमबेटका की गुफाएं हैं जो भारत में सबसे प्राचीनतम गुफाओं के अवशेष में यहीं से मिले हैं, तो ये देखा। इसके बाद दक्षिण भारत के कुछ और हैं, जैसे कर्नाटक में हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हम्पी है, ये भी यूनेस्को में शामिल है, तो कर्नाटक में हम्पी। और यहाँ पे मैसूर प्लेस है, क्योंकि मैसूर वाला एरिया हुआ करता था। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार वाला एरिया है, यहाँ महाबोधि मंदिर है बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और नालंदा है। पश्चिम भारत में गुजरात में रानी की बाव जो इम्पोर्टेंट याद रखना है, गुजरात में है। धौलावीरा जो कि क्या है? हड़प्पाई स्थल है, धौलावीरा यूनेस्को के स्थल में ये शामिल है, और सोमनाथ का मंदिर है। इसके बाद पूर्वी और पूर्वोत्तर की तरफ चले जाएंगे तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को में शामिल है, और कामाख्या मंदिर है जो देवी का, तो काजीरंगा कहाँ है? असम वाले एरिया में। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में शांत घाटी है, केरल में क्या है? साइलेंट वैली है, तो केरल का जो नीलगिरी वाला एरिया है, ये बीच में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक वाला एरिया, यही है साइलेंट वैली जो कि केरल में है। तो केरल वाला एरिया याद रखना है, यह क्यों साइलेंट है? जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती। पेरियार वाला एरिया, पेरियार भी कहाँ है? केरल में है, तो पेरियार यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पे बैक वाटर्स हैं। बैक वाटर यहाँ पे मतलब पानी जो होता है, समुद्र का पानी आता है, तो वह बैक वाटर वाला है। इसके बाद बात करें भारतीय कला संस्कृति के कुछ स्ट्रेटेजी के जो क्वेश्चन आते हैं, वो आएगा कि शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कौन सा कहाँ से है। जैसे कि भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु में। अब ऐसे याद कर सकते हैं कि तमिलनाडु से ही तो भारत से राम गए थे, श्री राम, श्रीलंका के लिए, तो ऐसे याद रख सकते हैं वहाँ पे भरत, तो भरत से ऐसे याद रहेगा। कथक अपने उत्तर प्रदेश का है, कथकली की बात करें तो केरल हो जाएगा, कथकली। और मोहिनीअट्टम भी केरल में है, तो कथकली और मोहिनीअट्टम, तो ये दोनों कहाँ हैं? केरल में। मोहिनी रूप जो विष्णु भगवान ने रखा था, तो ये है। इसके बाद कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, तो ऐसे याद रख लो, कुचिपुड़ी से अंधेरे में बन नहीं थी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। ओडिसी नाम से पता चल जाएगा, मणिपुर नाम से पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है एक सत्रिय असम में है, तो ये है सत्रिय वाला, तो असम में है। इसके बाद है लोक नृत्य जो लोगों के द्वारा आम लोग करते हैं, तो उनसे संबंध, जैसे भांगड़ा, गिद्दा ये पंजाब में है, तो ये तो पता चल ही जाएगा। घूमर और कालबेलिया ये राजस्थान का है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। घूमर घूम घूम के किया जाएगा, कालबेलिया ये राजस्थान के। गरबा और डांडिया ये दोनों कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। बिहू कहाँ है? असम में है। अब है लावड़ी कहाँ होता है लोक नृत्य? महाराष्ट्र में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के रासलीला, नौटंकी और चरकुला हैं। जाट जटनी जो है वो कहाँ पे है? बिहार पे जाट जटिन वाला है। इसके बाद कुछ त्यौहार, जैसे पोंगल त्यौहार है, वो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, तो इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु में इस साइड कौन सा है? पोंगल त्यौहार है। इसके बाद केरल में कौन सा है? ओणम त्यौहार है, ओणम। तो दोनों में अंतर याद रखना है। त्यौहार सेम, मतलब सेम एक तरीके से इवेंट के लिए ही है, पर नाम अलग अलग होते हैं। तो पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु वाले एरिया में, केरल में हो जाएगा ओणम। अब बिहू कहाँ हो जाता है? असम में। और हॉर्नबिल महोत्सव एक मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल क्या है? एक पक्षी है जिसकी चोंच काफ़ी बड़ी होती है, तो हॉर्नबिल महोत्सव होता है नागालैंड में, ये याद रखना है।
तो ये इसके बाद है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में फेमस है। दुर्गा पूजा भारत में सबसे ज़्यादा फेमस पश्चिम बंगाल की है। छठ पूजा तो लगभग पूरे भारत में ही होती है, तो बिहार उत्तर प्रदेश सभी। गणेश चतुर्थी स्टार्ट हुई थी जो बाल गंगाधर तिलक के बाद सुनते हैं हम, तो गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र से, पर आजकल तो पूरे देश में ही मनाई जाती है। लोसर त्यौहार और लद्दाख अरुणाचल प्रदेश वाले जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें लोसर महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद बात करें प्रमुख कुछ खेल वगैरह, किस में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा खेल है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी याद आते हैं। जैसे क्रिकेट में तो जानते ही हैं 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं और हॉकी में भी 11 होते हैं। तो ये तीनों खेल सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। तो ऐसे याद कर लेना जो फेमस वाले खेल हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, यही सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इन तीनों में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अब बात करें कबड्डी और वाटर पोलो, तो इनमें होते हैं 7 खिलाड़ी। तो कबड्डी में कितने होते हैं? 7 दे के पकड़ते हैं कबड्डी में, तो क्या है कबड्डी में 7 रहेंगे और वाटर पोलो में रहेंगे। उसके बाद ऐसे याद कर सकते हैं वाटर आ गया तो 7 समंदर कहते हैं, मतलब है तो 5 ही समंदर पर 7 ऐसे याद कर लेंगे तो वाटर याद रहेगा। खो खो में कितने हैं? 9, इम्पोर्टेंट है 9। तो वॉलीबॉल में कितने हैं? 6 खिलाड़ी, तो इम्पोर्टेंट है वॉलीबॉल में केवल 6 हैं। बास्केटबॉल में 5 ही होते हैं और पोलो में 4 हैं। वाटर पोलो अलग है, ये पोलो, तो पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, तो बास्केटबॉल में 5 ये याद रखने हैं। इसके बाद बात करें अगर राष्ट्रीय खेल की, तो भारत में तो हॉकी है ये, पर पारंपरिक रूप से, मतलब वैसे तो कोई घोषित नहीं, पर पारंपरिक रूप से हॉकी मनाया जाता है। अमेरिका का बेसबॉल है, अमेरिका में थोड़ा अलग सा ये लगेगा, बेसबॉल होता है वहाँ पे, एक तरीके से क्रिकेट जैसा ही होता है पर थोड़ा अलग टाइप का। तो वहाँ का जो राष्ट्रीय है वो बेसबॉल है। स्पेन में क्या है, सांड जो होते हैं उनकी लड़ाई होती है, तो बुल फाइट, तो स्पेन में बुल फाइट होती है, तो इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा। कनाडा में आइस हॉकी होगी। अब कनाडा का अगर हम मैपिंग देखें तो कनाडा उत्तर में है, ये वाला एरिया कनाडा चूँकि हाई एल्टीट्यूड यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमेशा क्या है, बर्फ़ जमी होती है, तो बर्फ़ होगी तो यहाँ पे आइस हॉकी चलेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे लेग क्रॉस एक ग्रीष्मकालीन खेल होता है। चाइना में टेबल टेनिस होता है, जैसे पिंग पोंग वहाँ पे कहते हैं, चाइना में से पिंग पोंग कहते हैं, तो ये टेबल टेनिस है। उसके बाद जापान में सूमो कुश्ती होती है, वो बड़े बड़े से लोग होते हैं मतलब, तो सूमो कुश्ती कहाँ है? जापान में, तो ये याद रखना है। इसके बाद ट्रॉफ़ी कप वगैरह कौन सा, जैसे क्रिकेट में रणजी ट्रॉफ़ी है, जो सब जानते ही हमारा घरेलू डोमेस्टिक का सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी है वो रणजी ट्रॉफ़ी ही है। उसके बाद रणजी के बाद आती है दलीप ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, एसेज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली हर 2 साल में एक सीरीज होती है एसएच। उसके बाद है विजय हजारे ट्रॉफ़ी होता है, तो इम्पोर्टेंट है ये क्रिकेट के लिए जो ट्रॉफ़ी है। भारत की चूँकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रणजी, दलीप ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, ये वाली विजय हजारे। फुटबॉल में डूरंड कप, अब चूँकि क्रिकेट की सबको पता होती है तो अमूमन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आएगा कहाँ से? इसमें से, क्योंकि ये कम पड़े होते हैं, तो डूरंड कप पूछा जाएगा। तो डूरंड कप क्या है? फुटबॉल में, तो फुटबॉल में दूर बॉल मारते हैं, तो बॉल कैसे मारेंगे? दूर, तो डूरंड ऐसे याद कर लेना। उसके बाद है संतोष ट्रॉफ़ी है यहाँ पे, फुटबॉल में कौन सी? संतोष ट्रॉफ़ी। रोवर्स कप है, रोवर्स। उसके बाद है फीफा विश्व कप, जानते ही हैं। हॉकी में आगा खान कप है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद हॉकी में हम जानते ही हैं सबसे बड़े खिलाड़ी। रंगास्वामी कप है और एक बैटन कप है, तो ये है। टेनिस की बात करें तो टेनिस में 3, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, ये हम हमेशा ही न्यूज़ में पढ़ते ही हैं, इनके हमेशा क्वेश्चन रहता है कि किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। एक अलग से याद रखना है वो है डेविस कप, तो ये है। इसके बाद है बैडमिंटन में, बैडमिंटन जो है उसमें है थॉमस कप जो पुरुषों का होता है, ओवेर कप महिला का, और एक है सुधीरमन कप, तो ये याद रखना है। तो बैडमिंटन के जो हैं वो थॉमस हैं, ओवेर हैं और सुधीरमन हैं, तो ये 3 याद रखने हैं बैडमिंटन के। इसके बाद बात करें प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक हैं, तो जो एंशिएंट काल की पुस्तकें और मॉडर्न हिस्ट्री की पुस्तकें हैं जो फेमस सबसे ज़्यादा आती हैं, सबसे पहली है आर्यभट्ट, मतलब अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने, चाणक्य मतलब जिन्हें कहते हैं। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। किससे संबंधित है ये? राजनीति से संबंधित है। कभी कभी पूछ लेगा अर्थशास्त्र से ही संबंधित है, नहीं। अष्टाध्यायी, जिसका मतलब है 8 अध्याय हैं इसमें, तो अष्टाध्यायी है पाणिनि की, तो ये है।
मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये सब पुस्तकें किसकी हैं? कालिदास के। किस वंश के थे, मतलब किस वंश में ये थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये थे गुप्त साम्राज्य में कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि गुप्त काल में लिखी गई थी, पर इसका जो टॉपिक है वो है मौर्य काल, तो विशाख दत्त की है। इसके बाद है राजतरंगिणी कल्हड़ की है, जो जम्मू कश्मीर का सबसे ऐतिहासिक हिस्ट्री लिखने वाली पहली पुस्तक है, जो डेट वाइज सब स्टोरी बताती है, 1000 सालों का इतिहास। तो राजतरंगिणी कल्हड़ का है। अकबरनामा आईने अकबरी जो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। इसके बाद बात करें आधुनिक भारत की कुछ इंपॉर्टेंट किताब हैं, जैसे महात्मा गांधी ने अपनी बुक जो लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ऑटोबायोग्राफी है उनकी। ऐसे ही है जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिकों के लिए, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री के सभी टॉपिकों पे उन्होंने शॉर्ट में एक चैप्टर में लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, काफ़ी बढ़िया है। आनंद मठ है, ये है बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आनंद मठ। गीतांजलि को जानते हैं, जो किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की, ऐसे याद कर सकते हैं, इंडिया डिवाइड हुआ तब राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने बुक लिखी इंडिया डिवाइडेड। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, क्योंकि गर्म दल के थे तो अनहैप्पी रहते थे, तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अभी जो फेमस कुछ बुकें रहती हैं, जैसे कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये है अरुंधति रॉय की। तो ये बाकी जो बुकें हैं जो लेटेस्ट वाली करेंट की रहती हैं वही याद करनी है, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुशीद की है, तो ये कुछ है। इसके बाद पुरस्कार और विजेता। अब भारत में जो सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान है, वो है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं था 1950 में ही स्टार्ट हो गया था देश में, नहीं, 1954 में आके स्टार्ट हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत रत्न है। फिर आते हैं दूसरे सम्मान पद्म पुरस्कार, जिसके 3 नाम हैं, मतलब 3 अलग अलग पद हैं, पद्म विभूषण, भूषण, पद्म श्री। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा पुरस्कार। तो जैसे पद्म विभूषण सबसे बड़ा रहेगा, पद्म भूषण सेकंड नंबर पे रैंक में, और पद्म श्री तीसरे नंबर पे रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, ये हो गए सर्वोच्च सम्मान है। अब बात करें सैन्य सबसे बड़े सम्मान जो सेना में दिए जाते हैं, तो 2 सम्मान याद रखने, एक परमवीर चक्र और अशोक चक्र। परमवीर चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है युद्ध काल में, मतलब जब युद्ध चल रहा हो उस टाइम जब हम कोई सैन्य बल या कोई व्यक्ति सेना में वीरता पुरस्कार करता है सेना से संबंधित, तो परमवीर चक्र दिया जाता है। अशोक चक्र नॉर्मल टाइम में, मतलब शांति के समय अगर कोई वीरता से संबंधित काम कोई सैनिक भारत का करता है तो उसे दिया जाता है अशोक चक्र। इसके बाद खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद जो है खेल पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान है। अब ऐसा नहीं है मेजर ध्यानचंद केवल हॉकी से दिया जाता है, क्योंकि हॉकी के थे नहीं, ये किसी भी खेल में दिया जाता है। तो ये अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खेल में ही, तो मेजर ध्यानचंद बड़े में है, फिर अर्जुन आ जाएगा, अर्जुन पुरस्कार है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की, तो नोबल पुरस्कार की बात करें, ये स्वीडन द्वारा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट इसके ये भी रहेंगे। तो नोबल पुरस्कार स्वीडन द्वारा 6 क्षेत्रों में दिया है। अब 6 क्षेत्र पूछ लिया जाएगा, भौतिक, मतलब ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री आ ही जाएगा। इसके बाद आएगा चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इम्पोर्टेंट है ये, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, और ये जो 3 हैं इनमें से 4 में याद रखना है। इकोनॉमिक्स का अलग है। इसके बाद 3 ये याद रखना, चिकित्सा, साहित्य और शांति। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है बुकर पुरस्कार, तो ये इंपॉर्टेंट है। बुकर कौन सा? इंग्लिश में ही ऊपर है, कोई दूसरी भाषा में नहीं अगर पूछा जाएगा तो। बुकर बुक कौन से में लिखी जाए? इंग्लिश में। ऑस्कर जानते हैं जो फिल्म के लिए दिया जाता है हॉलीवुड में, तो ये है। अब नवीनतम जो पुरस्कार, जैसे भारत रत्न पुरस्कार है, भी करेंट अफेयर्स से संबंधित है। जैसे नोबल पुरस्कार भारत में जो मिला था कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था। उसके बाद नोबल अर्थशास्त्र के लिए 2019 में यही भारती लास्ट को मिला था। अर्थशास्त्र के लिए अभिजीत बनर्जी को मिला था। बुकर पुरस्कार इसे तो ये तो खैर नयाबाद में मिल चुका है, तो ये वाला है। इसके बाद बात करें अनुसंधान संगठन। अब अनुसंधान भारत में कौन सा अनुसंधान संगठन है, तो हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है इसरो का। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में, जो भारत में अंतरिक्ष के लिए सबसे मेन संस्था है। इसके बाद है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जहाँ पे यही अंतरिक्ष से संबंधित सारे कार्यक्रम देखे जाते हैं, तो ये है तिरुवनंतपुरम में।
तो दो देखे हमने, बेंगलुरु में इसरो और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के तिरुवनंतपुरम वाले एरिया में। इसके बाद दूसरा सबसे जो मेन संगठन आता है भारत में, कोई भी हथियार और उससे संबंधित परीक्षण होता है वो कौन करता है, DRDO। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है DRDO। अब DRDO हथियार से संबंधित है तो राजधानी में होगा इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में। भाभा अनुसंधान, जो बार्क भी जिसे कहते हैं, भाभा किस पे ये करता है, परमाणु अनुसंधान, न्यूक्लियर वाला, ट्रॉम्बे मुंबई में है। कृषि से संबंधित देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान। अब सोचो, भारतीय कृषि का अनुसंधान हो रहा है तो बड़ी जगह पे होगा, नई दिल्ली में। भारत में पूरी कृषि का अनुसंधान है, ज़्यादातर जो सेंटर होते हैं वो बड़ी सिटी में होते हैं, तो नई दिल्ली में, राजधानी में। डेयरी के लिए करनाल हरियाणा में है, तो इम्पोर्टेंट है डेयरी, हरियाणा वाले एरिया में। चावल के लिए कहाँ है, कटक। चावल के लिए कहाँ है, कटक, उड़ीसा में। चावल अटक जाता है तो कटक। इसके बाद आलू के लिए क्या है, शिमला में। तो शिमला में आलू जैसे कोल्ड में रखते हैं तो शिमला में वैसे ही सर्दी है तो वहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं इसे। चिकित्सा और जैविक अनुसंधान, औषधि अनुसंधान संगठन कहाँ है, लखनऊ में। तो औषधि के लिए जो कहाँ पे है, लखनऊ में, राजधानी में उत्तर प्रदेश की। तो ये याद रखना है। दूसरा कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान, मतलब जो न्यूक्लियर रिसर्च की जाएगी किस पे, बायोलॉजी पे, ये है हैदराबाद में। तो ये इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में। तो कोशिकी और आणविक ऐसे वैसे याद कर सकते हैं। हैदराबाद की बिरयानी फेमस है तो आपको कोशिकी मतलब कोशिका खाते हैं ऐसे याद कर सकते हैं कुछ, तो कोशिकी वाली। इसके बाद है वन अनुसंधान। वन अनुसंधान का एक ही जगह है फेमस, वन अनुसंधान के लिए जो संगठन है अनुसंधान वाला वो है देहरादून में। उसके बाद बात करें समुद्री विज्ञान। समुद्र के लिए कहाँ पे देखने जाते हैं लोग ज़्यादा, गोवा में, पणजी में। तो समुद्र का विज्ञान संस्थान है गोवा, पणजी में। उत्तर प्रदेश विशेष का कुछ देखें, जैसे राज्य की प्रति तो पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस क्रौच। इसके बाद है वृक्ष अशोक और पुष्प पलाश। मंडल उत्तर प्रदेश में देखें 18 मंडल, 75 जिले। लोकसभा की सीटें कितनी है, 80, और राज्यसभा की 31 है। भौगोलिक सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। इसके बाद है सबसे छोटा जिला है हापुड़। तो एक खीर है, एक पूड़ी टाइप का हापुड़ वाला है ऐसे। उसके बाद है नदियाँ गंगा, यमुना, सरयू और गोमती हैं। इसके बाद है एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, दुधवा है। और अगले क्या है, कुछ वन्यजीव ब्याज जैसे चंद्रप्रवाह है, पीलीभीत है। प्रमुख लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में कौन सा है, नौटंकी, रास लीला, कजरी और चरकुला। मेले कौन से हैं, कुंभ मेला और देवा शरीफ वाला है। ऐतिहासिक जगह उत्तर प्रदेश में कौन सी हैं, जैसे सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, झांसी का किला है, बड़ा इमामबाड़ा। इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, लखनऊ में है। तो ये है। इसके बाद कुछ चर्चित जगह देखें, जैसे नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क बना है। तो वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में, जो करेंट से संबंधित है चीज़ें। गौ हत्या और बाल शोषण मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया है। गौ हत्या और बाल शोषण के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन ये पूछा जा सकता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में बनना है। इसके बाद कुछ जीएस के लिए है अलग से, स्टैटिक वाला हमारा जो मेन था वो हमने देखा। अब जीएस के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जो हर बार आ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक वाले जो क्वेश्चन है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, पूछा जाएगा। कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ताम्रयुगीन थी। कौन से स्थल है ये जानते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें गायत्री मंत्र इसी में दिया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, जिसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म का पहिया दोबारा से घूमने लगा, तो धर्म चक्र। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से में तीर्थंकर थे, 24 में, और अंतिम भी। इसके बाद मौर्य और गुप्त काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और अशोक इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसके बाद गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने की थी। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बिल्कुल बेसिक फैक्ट हैं जो आ सकते हैं हमेशा ही। मध्यकाल में बात करें तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम। उसके बाद तो जानते हैं खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी आएगा। इसकी स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी। किस युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। आधुनिक भारत से संबंधित देखें कुछ फैक्ट, जैसे प्लासी का युद्ध 1757, ऐसे ही बक्सर का पूछा जाएगा 64 में। 1857 में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था कहाँ से हुआ था, मेरठ से। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था, करजन था।
स्वतंत्रता के लिए। और देखें जैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, 1915 में। करो मरो का नारा कब दिया गया था, 1942 में। और आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, मतलब किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये ऐसे ही ज्योग्राफी के देखें तो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां है, इंपॉर्टेंट है ये। कर्क रेखा कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से। अगर हम भारत में देखेंगे तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद जो मानक समय रेखा है, ग्रीनविच वाला समय रेखा, वो भारत में है, वो ऐसे जाएगी तो 82.5 जो जिसे कहते हैं, ये पूर्वी देशांतर, ये कहाँ से निकलती है, प्रयागराज के नैनी वाले जगह से। पर्वत नदियों से संबंधित हिमालय कैसा है, नवीन बलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। नर्मदा तापी, सबसे आने वाला क्वेश्चन यही है। नर्मदा तापी तो भ्रंश में बहने वाली नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। अन्य में देखें, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मासिनराम मेघालय। सबसे अधिक जो खनिज क्षेत्र भारत में है वो है छोटा नागपुर का पठार, कौन से राज्य में है, झारखंड वाले एरिया में। इसके बाद है सबसे पुरानी भारत की बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो गुजरात से दिल्ली तक जाती है। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो विश्व में सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, क्योंकि यहाँ 2 नदियाँ सबसे बड़ी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, दोनों डेल्टा बनाती हैं। तो चूंकि इस एरिया में गंगा इधर से ब्रह्मपुत्र, तो सबसे ज़्यादा गाद जमा हो जाएगी, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनेगा है सुंदरबन। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो 5 क्वेश्चन आएंगे उनमें से कुछ मेन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ दोनों जो क्षेत्र हैं वो सहअस्तित्व से रहते हैं, जैसे सार्वजनिक और निजी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। 2015 में इसकी जगह क्या आ गया था, नीति आयोग आ गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, जो हर 5 वर्ष में आती थी, 1951 में। क्रांति देखें तो हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है, MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। इन्होंने क्या किया था, HYB हाई यील्ड वैरायटी बीजों को उगाया था। तो गेहूं, जिसमें पहली फसल कौन सी थी, गेहूं। श्वेत क्रांति के लिए वर्गीज कुरियन को जानते हैं, इनके द्वारा ही भारत में ऑपरेशन फ्लड लाया गया था। और दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में भारत दुनिया में नंबर 1 पे है। आर्थिक नीतियों में देखें तो भारत ने 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया था वो 1969 में किया था, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसके बाद नई आर्थिक नीति जो आई थी, LPG रिफॉर्म, वो आई थी 1991 में। ऐसे ही GST कब पारित हुआ था, GST कैसा करे, पहले अप्रत्यक्ष करे, प्रत्यक्ष नहीं है। उसके बाद GST कब पारित हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पॉलिटी से संबंधित कुछ देखें तो भारत का संविधान अपनाया गया पूछा जाए तो 26 नवंबर को, और अगर पूर्ण लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। मौलिक अधिकार कौन से भाग में, 3 में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, और मौलिक कर्तव्य किस में है, भाग 4 के A में। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसे 51 का A भी कहते हैं। शासन प्रणाली में देखें तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, संसदीय। 32 जो अनुच्छेद है उसे संविधान की आत्मा कहा है, किसने, अम्बेडकर ने। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 40 के। राष्ट्रपति जो शासन लगता है, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रपति शासन, तो ये लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। और भारत के संविधान में अगर कोई भी चेंज करना हो, जो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, 368 के तहत है। और जो पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी वो 73 में संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई थी। अब लास्ट में कुछ देखते हैं साइंस के, जैसे प्रकाश वर्ष है वो दूरी को मापने की इकाई होती है, और जो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूज होता है। विटामिन C होती है वो स्कर्वी का रोग है, इसमें रासायनिक नाम इसका क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत लिवर। RCV का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन, जबकि WBC का 1 हफ्ते होता है। इसके बाद मानव रक्त का जो pH वैल्यू है वो है 7.4। केमिस्ट्री के देखें कुछ, जैसे ओजोन परत है, सूर्य से आने वाली UV जो रेज होती हैं उससे रक्षा करती है हमारी। खाने का सोडा होता है वो है बेकिंग सोडा, जिसे NaHCO3 कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। भारी जल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है D2O, ये परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में कार्य करता है। लास्ट है जो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ये जो स्टैटिक के सबसे मेन क्वेश्चन थे वो हमने देखे टॉपिक।